मेरे पेज में जाएंगे, शादी का अमान आपको मिल जाएगा, आप लोग सुन सकते हैं कि उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया। কিসের প্রতিবাদটা কিসের করেছিলেন? আমি ফেসবুক পেজ চালাম, আমি একটা ইউটিউবার, আমি পলিটিক্স করি, আমি নর্থ কলকাতা ইউনিয়ন হকার ইউনিয়ন मतलब हम तो शुरू में ये नहीं सोच पाए कि ये बंगाल में हो रहा, कलकत्ता में हो रहा, या कि बीजेपी देखने के बाद बीजेपी सरकार की यूपी में हो रहा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग तो वहीं हो रहा। बंगाल का तो हम इतना सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर भी जो है मॉब लिंचिंग ऐसा बढ़ेगा। ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে শাসক শ্রেণী। তারা হচ্ছে যে টেরোরাইজ করতে চাইছে, কেউ যেন মুখ তুলে কোনো কথা না বলে, প্রতিবাদ যেন না করে। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये मॉब ले करके एक गुंडा आ करके शारिक के ऊपर अटैक किया। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और जो वार्ड नंबर 43 में जो वायलेंस हुआ, जो भी मॉब लिंचिंग के ज़रिए शारिक अमान को मारने की कोशिश की गई, बज़बानी शारिक अमान, आप जान सकते हैं ऐसी सूरत हाल में आम इंसान, पॉलिटिशियन, सियासतदान, मजहबी आदमी, सभी लोग का इनके घर पर तांता बंधा हुआ है। सभी लोग इनको इंसाफ दिलाने के लिए इनके घर पर आ भी रहे और उनकी अयादत भी कर रहे हैं और उनके साथ हमदर्दी भी जता रहे। ऐसे इंसानियत के नाते से कोई भी अगर इंसान है, अगर इस किस्म का वाक़या देखता है तो वाकई में उसका भी दिल दहल जाएगा और वो ज़रूर चाहेगा एज ए ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते से, कि दूसरा किसी के साथ इस किस्म का वारदात या हादसा न हो। आज सीपीएम की डेलीगेट्स और जनाब फैयाज़ अहमद खान साहब की क़यादत में उनकी अयादत के लिए इंसानियत के नाते से उनके घर पे पहुँचे हुए हैं। चलिए, फैयाज़ भाई हमारे सामने में मौजूद है, हम उनसे बातें करते हैं कि इस किस्म का हादसा हो जाना कलकत्ता शहर में और ख़ास करके वार्ड 43 ज़करिया स्ट्रीट जो मोस्ट बिजिएस्ट एरिया है, कारोबारी हल्का व्यापारिक एरिया है, इस एरिया में इस तरीक़ा से एक भीड़ और जाने पहचाने चेहरे एक इंसान को टारगेट करके मारने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक मारा जा रहा जब तक कि मर नहीं जाता, मगर अल्लाह जिसको बचाए, जिसकी ज़िंदगी बख्शी हो, वो ज़रूर बच जाता है। मारने वाले सैकड़ों लोग हो मगर बचाने वाले का हाथ सबसे बड़ा होता है। चलिए फैयाज़ साहब, इस केस को देखने के बाद क्या कहते हैं इस हादसा को देखकर? पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके इस चैनल के ज़रिए देख करके किसी का भी रुआं खड़ा हो जाएगा, दिल दहल जाएगा। जिस बेदर्दी से, बेरहमी से पीटा जा रहा था, जो मतलब हम तो शुरू में ये नहीं सोच पाए कि ये बंगाल में हो रहा, कलकत्ता में हो रहा, या कि बीजेपी देखने के बाद बीजेपी सरकार की यूपी में हो रहा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग तो वहीं हो रहा। बंगाल का तो हम इतना सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर भी जो है मॉब लिंचिंग ऐसा बढ़ेगा। लेकिन ये देखने के बाद लगा कि उसी नक्शे कदम पर बंगाल भी चल रहा है और जिस तरीके से मतलब ये जुल्म कहा जाए, माने गला दबाने का काम, अगर कोई आवाज़ बुलंद करे किसी गलत काम के ख़िलाफ़ तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। बाहर जगह में जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ तो मीडिया वालों को भी बोलने का हक़ नहीं है, क्योंकि झूठा केस दे दिया जाता है अगर सच दिखाते हैं तो। ऐसे लड़ाकू जो हैं, जो लड़ रहे हैं, शहीद भी हो जा रहे हैं। अब ये बंगाल में भी शुरू हो गया है। यहाँ भी अगर कुछ दिखाया जा रहा है कि गलत हो रहा है तो उसकी पिटाई कर दो, उसको मार डालो। और बड़ा अजीब सुन करके लगा कि वो चापड़ से, मानिए कोई क्रिमिनल छोड़ के ऐसा काम नहीं कर सकता है। आम आदमी कर सकता है तो हाथापाई हो सकता है, लेकिन चापड़ मारने वाला क्रिमिनल छोड़ के और कोई नहीं हो सकता है। तो ये क्रिमिनल लोग थे और अफसोस है कि इस क्रिमिनल का साथ पुलिस दे रही है। अफसोस इस बात का है कि जब ये अस्पताल में गए हैं तो डॉक्टर्स को सही से इलाज करने नहीं दिया गया। मॉब घुस गई उस जगह पर, मेडिकल सर्टिफिकेट ठीक से नहीं दे पाए हैं, पुलिस वाले ठीक से FIR नहीं किए हैं। इतने लोगों को कैमरा देख देख करके, हम माफ़ी चाहते हैं, अगर देखिए पुलिस वाले हो या कोई भी हो, अगर किसी का नमक खा लेता है ना तो उसकी शरीयत निभाने की कोशिश करता है। हमें जैसा खबर मिली है कि जितने पुलिस वाले थे वो अफ्तार की दावत में समझिए कि मगन थे और वो उसको नमक खा लिए होंगे तो शरीयत निभा रहे थे हमारे ख्याल से। ये कहावत बहुत मशहूर है, आप उर्दू की आप समझ सकते हैं। देखिए ऐसा है कि कहावत है नमक हरामी मत करो, लेकिन ये पब्लिक के सर्वेंट है, पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, किसी का पर्सनल सर्वेंट नहीं है कि वो नमक असल में अगर कर रहे हैं तो ये नमक हरामी है, सरकार का नमक खा रहे हैं। या तो सरकार कह रही है कि नहीं तुम करो, जो करना है वो करो, तब ये हलाल का काम कर रहे हैं, नहीं तो ये तो नमक हरामी है। ये तो किसी का अफ्तार खा के नमक हरामी करेंगे अगर
तो ये सरकार का नमक हरामी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को तो उनके पास उनका सर्विस रूल है, उनके पास एक BNS है, जो पहले वो मोदी जी बदल दिए ना कानून को भी, IPC CRPC बदल करके BNS में ला दिए, तो उनके टेबल पे रखा रहता है। धाराएं लगानी चाहिए। कौन सा धारा लगाए हैं कि आज पकड़े और कल जो है दबाव में आके पकड़े कि चलो हमने केस किया है, ये नाम के वास्ते केस किया, ताकि उनको और हिम्मत मिले, कल और पीटे और कहें कि क्या हुआ देखो हम गए और छूट के चले आए। तो ये पुलिस को नहीं करें। पुलिस का काम है गुंडे बदमाशों पर कंट्रोल करना। लेकिन असल में मुश्किल यह है कि थाना में अगर गुंडे बदमाश बैठे रहें तो थाना को गुंडा बदमाश कंट्रोल करने लगेंगे, तो आम आदमी का हाल यही होगा जो शारिक के साथ हुआ। आप एक अच्छे एडवोकेट भी हैं, एक अच्छे लॉयर भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी धारा इस पर लगनी चाहिए जिस तरीक़ा से इनको मतलब मारने की, पीटने की और जान से मारने की पूरी 100% कोशिश की गई? जिस तरीके से कह रहे हैं कि चापड़ से सर में मारा गया है, इसे जान जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ही है। मॉब लिंचिंग तो एकदम है, मॉब लिंचिंग जो है वो है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर को अगर हल्का कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो क्रिमिनल है चापड़ लेके, अस्तूरा लेके, जो रिवॉल्वर लेके घूमते हैं, यानी उनको कहा जा रहा भैया आम आदमी अगर तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाता है किसी जुल्म के खिलाफ, किसी गलत के खिलाफ, तुम उनको मार दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसको सख्त तरीके से निंदा करते हैं, और इनके इंसाफ की लड़ाई में जहाँ तक ये चाहेंगे वो इंसाफ की लड़ाई में हम साथ रहेंगे। फैयाज साहब, जैसा कि मैंने सुना है कि मामला कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी है, जो यहाँ के बड़े पार्टी के अधिकारी के लोग हैं जो यहाँ वार्ड 43 को चलाते हैं, काउंसलर हो या काउंसलर की टीम हो, तो ये हमने एक सर्वे भी रिपोर्ट किया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेकर के भी सारे मामलात है। यहाँ पर माइको या क्या हाउस है, वो सारे ज़मीन दखल का भी मामला, बहुत सारे मामलात है। पीछे में भी एक बिल्डिंग बनी है, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग, 5-6 तल्ला है, सामने में बिल्डिंग बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ ही ये सारा मामला जाता है। इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि ये बहुत महंगा एरिया है, ज़करिया स्ट्रीट का एरिया है। यहाँ पर मिनिमम स्क्वायर फीट भी अगर बिक्री होता है 7,000-8,000 से स्टार्ट होता है इलीगल भी। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर करोड़ों का मसला है, और तो उसमें अगर कोई भी आएगा तो चलो देख लेंगे, समझ लेंगे, और इसको भी न जाने क्या समझ लिया जाए। ऐसा है कि सिर्फ ये 43 नंबर वार्ड का ही मामला नहीं है, क्योंकि आप तो मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं पूरे कलकत्ता शहर में हो रहा, पूरे बंगाल में हो रहा है। तालाब को जो है बंद कर दिया जा रहा है, पेड़ काट दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगली हो रहा है, जहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ तक कि आज के बच्चे तालीम से भाग रहे हैं, देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट हो रहा है, चाहे वो माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो। गांजा चरस का खुलेआम है, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, सरकार चुप्पी साधी बैठी है, पुलिस वाले चुप्पी साधी बैठे हैं। तो यहाँ पर तो जहाँ अपराध बढ़ेगा, उनके पॉकेट में अगर गलत तरीके से पैसा जाएगा तो ये अपराध ही होगा और ये हमला होगा। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन बड़ा अजीब हो रहा है इस जगह में। कलकत्ता शहर में ऐसा हो रहा कि एक तरफ इलीगल के बारे में आवाज़ उठाएंगे तो आपको तोड़ दिया जाएगा। इलीगल बिल्डिंग बनाने में प्रोमोटर जो बनाते हैं उनसे अगर पूछिए तो बनाने का भी पैसा देते हैं। ये चाहे काउंसलर को देना पड़े, पुलिस वाले को देना पड़े, कॉरपोरेशन के अधिकारी को देना पड़े, या किसी दादा भैया को देना पड़े, और फिर उसको तोड़ा भी जाता है। तोड़ने में भी रोकने का, कम तोड़ने का, उसका भी पैसा दिया जाता है। मरता है आम आदमी जो कि फ्लैट खरीदता है, वो आम आदमी जिसका गरीब लोग खून पसीने का पैसा लेकर के वो सोचता है घर लें, मरता वो लोग है। अब यही हो रहा है पूरा हर जगह में। तो यहाँ भी वही है, क्योंकि कमर्शियल इलाका है, यहाँ और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा स्क्वायर फुट, और काउंसलर लोग तो स्क्वायर फुट वाला हो गया है, नाप के पैसा लेता है, थाना भी पैसा लेता है, प्रशासन वाला, कॉरपोरेशन वाला पैसा लेता है। तो माने खुल्लम खुल्ला जितना घोटाला है, लूट खसोट चल रहा है, सब लोग लूट रहे हैं, आम आदमी मर रहे हैं। कानूनी मदद कितना दिलाएंगे इनको? जितना चाहेंगे, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिलाने का हम इनसे बोल के जा रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी लॉयर की पूरी टीम, ये ऑल इंडिया के यासिन रहमान साहब ऑल इंडिया लॉयर यूनियन के लीडर हैं, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, जहाँ तक जाना पड़ेगा, ये जितना मांगेंगे उतना हम लोग सलाह मशवरा देंगे, इनका साथ देंगे, उसके लिए हाजिर हैं। चलिए, फैयाज साहब से हम बातें कर रहे थे। हमारे सामने में यासिर रहमान साहब जो लॉयर, ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन के लीडर हैं और पेशे से एडवोकेट भी है, लेफ्ट पार्टी करते हैं, CPM करते हैं। आज अयादत के लिए जो है शारिक अमान के घर पे पहुंचे हुए, और इन्होंने भी ये वायरल वीडियो देखा होगा तो इनको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि हम उस बंगाल में रहते हैं जहाँ पर ज़करिया स्ट्रीट जैसी जगह में वार्ड 43 मतलब टेटी बाज़ार वगैरह एरिया में इस किस्म के लोगों को समझिए कि एक भीड़ आकर के, कुछ जाने पहचाने आकर के उस वक्त तक मारना जब तक वो
मर न जाए। बहुत अफसोस की बात है, जब वो मेडिकल में इलाज के लिए पहुंचते तो वहाँ पर भी जो है वार किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कहाँ जा चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा चुका है। समझिए पूरा लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है, और जो इस किस्म के जुल्म करने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो क्राइम करते हैं, उसके डर से पुलिस का खौफ निकल चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ निकल चुका है। इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लोगों को लगता है कि मैं पॉकेट में रख लिया। इस हादसे को देखने के बाद हमें तो ज़रूर लगा होगा, आपका दिल दहल गया होगा। मगर आप बंगाल में देख रहे हैं, कलकत्ता शहर में देख रहे हैं, इसके बारे में क्या है? ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে শাসক শ্রেণী। তারা হচ্ছে যে টেরোরাইজ করতে চাইছে, কেউ যেন মুখ তুলে কোনো কথা না বলে, প্রতিবাদ যেন না করে। প্রতিবাদ করলে তাকে হয় মারধর করা, তার পরিবারকে হচ্ছে যে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো। এটা এই সরকারের একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ করবে। শারিক সেই প্রতিবাদ করেছে। আগামী দিনে শারিকের মতো অসংখ্য মানুষ, কলকাতার মানুষ, সাধারণ মানুষ হিসাবে এই প্রতিবাদ করবে। দলমত নির্বিশেষে যখন প্রতিবাদ করবে, সেই প্রতিবাদের স্বরূপ সরকার বুঝতে পারছে না, ভবিষ্যৎ আরও বেশি হচ্ছে যে সরকারের প্রতি ক্ষতিকারক হবে। সেইটা সরকার বুঝে গিয়ে সাধারণ মানুষের ভয়ভীতির পরিবেশ থেকে সরাসরি সাধারণ মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে যাতে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। সরকারের এইদিকে নজর দেওয়া উচিত। সরকার ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরি করে সাধারণ মানুষকে প্রতিরোধ করার থেকে বিরত করতে চাইছে। पुलिस आखिर समझिए कि कड़ी सज़ा क्यों नहीं दे रही है? जाते हैं, निकल जाते हैं वो इस तरीक़े से हल्का मामला करके, सब करके। मतलब आप तो एक अच्छे वकील भी है, वकील की टीम भी आपके पास है, पूरा ऑल ओवर इंडिया के समझिए एडवोकेट यूनियन में भी है। तो ऐसी सूरत हाल में एक भीड़ का आना, मारना, अनलिमिटेड मारना, तो मतलब मेडिकल में भी पहुँच के मारना, मेडिकल के सिस्टम को दरहम बर कर देना, डॉक्टरों का फरार हो जाना डर से, ऐसी सूरत हाल में क्या धाराएँ लगनी चाहिए? वो जो लोग मार रहे थे, जो लोग কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা হওয়া উচিত, কঠোরতম ধারা সংযোজন করা উচিত। কিন্তু যে সরকার, প্রশাসন এবং দল এক জায়গায় পরিণত হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। তাই হচ্ছে যে অ্যাটেম্প টু মার্ডারের পরিবর্তে অন্য লঘু ধারা দিচ্ছে। আরও বেশি কঠোর ধারা যুক্ত করা উচিত ছিল, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে পুলিশ এবং প্রশাসন একত্রে একইভাবে কাজ করছে। প্রশাসনের দ্বারা, সরকার দ্বারা এবং দল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে হাসপাতাল এবং যে পুলিশ প্রশাসন। फाइनली आपकी पार्टी इनको क्या, इनके इंसाफ के लिए क्या लड़ाई लड़ेगी? इनसे इंसाफ के लिए इसका साथ देगा। इधर से सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा कानूनी हिसाब से, वही हिसाब से हम लोग इनका साथ देगा। बंसल कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सब कोर्ट में हम लोग का जो सब प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि जो इसका साथ रहेगा। चलिए यासिर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने में शारिक अमान के वालिद साहब हैं, उनके फादर भी, हम उनसे बातें कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके अयादत के लिए लोग जो है एज इंसानियत के लाते दिन भर लोग आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं हौसला भी मिल रहा होगा कि ऐसे मुसीबत की घड़ी में जो लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, जो भी हौसला देने के लिए आ रहे हैं, ये सब बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमदर्दी के नाते जो भी लोग आ रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक इंसानियत के नाते किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है इसको मॉब लिंचिंग नहीं बोलेंगे। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है पब्लिक वर्सेस मारा गया। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये मॉब ले करके एक गुंडा आ करके शारिक के ऊपर अटैक किया। मकसद क्या था? मारना था या डराना था? मकसद था पूरा 43 वाट को, पूरे वेस्ट बंगाल को ये मैसेज देना कि देखो, अगर हम चाहेंगे तो जो भी कर सकते हैं। हिटलर ने अपने शासन में जो चाहा वो किया, उसी तरह से ये आज जो चाहेंगे वो करेंगे। इसलिए हम लोगों को इस तरह से पीटा किया। ये अपना क्षमता दिखाने के लिए आए हैं। और आज जो फैयाज भाई आए हैं, हम फैयाज भाई को बहुत दिनों से जानते हैं कि ये अपने ज़िंदगी में जिस पार्टी से भी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ईमानदारी से हर के मसले में बोल के और इंसाफ दिला करके आज ये इस मुकाम पे है। इसी तरीके से शारिक भी ईमानदारी से हर के मसले में मतलब बोल करके आज इस मुकाम में है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमानदारी से सबके लिए बोलेंगे हमेशा।
चलिए हम शारी कमान से भी बातें करते हैं कि लोग देख रहे हैं कि आपके पास लोग आ भी रहे हैं, आया भी, हौसला भी दे रहे हैं इंसाफ दिलाने के बाद। इन लोगों से आप क्या चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि देखिए पार्टी पॉलिटिक्स के बाद भी एक रिश्ता होता है। तो मैं तो इनका बच्चा हूँ, ठीक है, जो बहुत छोटा सा था, जो पहली बार देखा था, आज तो काफ़ी मतलब बरसों के बाद, अरसों के बाद देख रहा हूँ। और निहाल अंकल, इनको भी मैं जानता हूँ। तो देखिए पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह है, लेकिन एक इंसानियत, तो आज जो इंसानियत का दायरा इन्होंने दिखाया है, मेरे ख्याल से ये इंसानियत हर किसी के अंदर होना चाहिए। और इस इंसानियत के लिए तो मैं काम करता हूँ, और शायद ये भी काम कर रहे हैं, इसलिए आज ये यहाँ है। तो इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ है। पार्टी पॉलिटिक्स ये सब अपने जगह है। सबसे पहले इंसान को इंसान बनना होगा, और इंसानियत के लिए, हक बोलने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा खड़े और लड़ते रहेंगे। अभी तक किसी गिरफ्तारी वगैरह कितने लोग हुए? वो देखिए वो फॉल्स गिरफ्तारी तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ वो फॉल्स जो चेहरे आपने जो मारपीट रहे थे वो सब वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मुझे मार कौन रहा है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो लोग कौन हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र रचाया है इरफान अली ताज ने, और उसको अंजाम दिया उसके छोटे भाई छोटे ने, आसिफ ने, उसके भगने तैमूर ने, ठीक है। तो मैंने तो बोल चुका, इमरान बोल के एक लड़का है, ठीक है। तो जो लोग दिख रहे हैं वीडियो में, उन लोग का गिरफ्तारी तो हुआ ही नहीं है। तो फिर ये कैसा गिरफ्तारी है? ये तो मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पुलिस के कामकाज से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, सेटिस्फाइड होते तो मैं अभी, आपको क्या लग रहा हूँ, सेटिस्फाइड होता तो मैं अभी इतना मीडिया और इंटरव्यू कर रहा होता। मैं सेटिस्फाइड तो एक ज़रा सा भी नहीं हूँ। फिर आगे क्या अमल क्या होगा आपका? देखिए आगे का अमल क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। वो मैं बैठ के डिस्कशन करूंगा, आपस में एक बैठ के जो बातचीत होता है उसके बाद तय करूंगा। लेकिन आगे जो अंजाम होने वाला है उसके बारे में मैं बता देता हूं कि ये जो मेरे साथ हुआ है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आज ना कल हर किसी के साथ होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इससे पहले ये वार्ड वाइज ये एक ट्रेंड बन जाए। इस ट्रेंड को रोकना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे काम को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि टीएमसी का हो, सीपीएम का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस को, किसी भी पार्टी का हो, चाहे मैं कल को मैं खुद क्यों ना हूँ, अगर ऐसा चीज़ को अंजाम दिया तो मेरे साथ भी होना चाहिए। हमने जो सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जो बात चली आई है कि आप जो माइको हाउस है ना, सामने में 1.5-2 बीघा, कितना ज़मीन है? 20 कट्ठा जगह। 20 कट्ठा जगह, मतलब 1 बीघा। तो उसको लेकर के कुछ बातें चल रही थी, समझिए लेन देन खरीदो फरोख्त का, उसको लेकर के भी मैटर कुछ हुआ कि आपको उस मैटर से भी हटाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एक्चुअली क्या मैटर है कि इन लोग का ये खानदानी प्रॉपर्टी है, और इनुस चर्बी वाला बोलिए, यासिन शाह बोलिए, इन लोग का एक बहुत बड़ा कुंबा है, और इन लोग का प्रॉपर्टी भरा पड़ा है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर इन लोग का कुछ डिस्प्यूट चल रहा आपस में, जिसमें इमरान नाम का जो बंदा है वो 3% का शेयर होल्डर है, ठीक है। वो इन लोगों का जगह अंदर ही अंदर कब्जा कर रहा था। काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। तो जब तक मेरे पास कोई नहीं आएगा, मैं तो किसी को जाके नहीं बोलूँगा लाओ मैं तुम्हारा मदद करूँ, लाओ मैं तुम्हारा मदद करूँ। अब जब इकबाल चिजा ने मुझे कॉल किया कि बेटा तुझसे कुछ बात करना है, तो हम बोले अरे बोलिए ना। तो बोले नहीं तुम नीचे आओ। हम गए, उनसे बात किए। बात करने के बाद पता चला कि 97% जो शेयर होल्डर है वो इस 3% के शेयर होल्डर से बड़ा परेशान है। तो मैंने उनको भेजा इरफान अली ताज के पास। यही वजह तो नहीं है? सुनिए, मैंने उनको भेजा इरफान अली ताज के पास। बात को पहले समझ लीजिएगा। इरफान अली ताज ने उनको क्या कहा? हाँ, सारे दर्शक नाज़रीन आपकी बातें सुन रही। इरफान अली ताज ने परवेज अंकल को साफ साफ लफ्जों में ये कहा कि मैं इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये 3% का शेयर होल्डर के लिए आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? क्या माइको हाउस आपको खरीदना था क्या? मतलब एक तो मतलब मार्केट बना लिया, दूसरा मार्केट भी बनाना था। मार्केट और माइको हाउस की जो दूरी है, जो मार्केट इरफान अली ताज साहब या उसके टीम जो भी बना रहे हैं, और जो माइको हाउस की दूरी है, कितने मिनट की दूरी है, कितने कदम की दूरी है? मुश्किल से 30 से 40 फीट होगा, और क्या 50 फीट होगा, और ज़्यादा नहीं होगा। 50 फीट। इस 50 फीट के अंदर में और भी उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाया है क्या? हाँ, एक नंबर 30 बाज़ार बनाया ना, जो मैंने आपको बताया कि 3 जी वो 3 फ्लोर सैंक्शन है, लेकिन वो 6 बन चुका है, 7वां का तैयार। और कमर्शियल एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वार्ड में। आप ऐसा मत सोचिए। मैंने तो बोला ना कि मैंने अब कमर का पेटी और कस के बांध लिया है, नहीं समझे। पहले तो मैंने कमर का पेटी बांधा था कि ईद बाद इसे कसूंगा, अब मैंने और कस के बांध लिया है, ईद बाद और कस लूंगा। झटका किसको दीजिए? झटका तो इरफान अली ताज को ही मिलेगा।
झटका इरफान अली ताज को ही मिलेगा, और जो जो इसमें शामिल होगा उन सबको मिलेगा। अब जो भी इसमें शामिल हो, अब मैं नहीं देखूंगा कानूनी एतबार से या फिर जी जी नहीं कानूनी तौर पे मैं क्या गुंडा बदमाश हूँ इरफान अली ताज? यही चीज़ मैं अपने दर्शक बता रहा, ये कानूनी एतबार से लड़ाई लड़ेंगे, मतलब जो लीगल होता RTI करना, कंप्लेन करना, ये चीफ मिनिस्टर कंप्लेन करना, मेयर करना, कमिश्नर करना, मेरे कहने का मतलब वो जी जी मैं कानूनी तौर पे ही करूंगा। मैं अब उनके तरह तो गुंडा हूँ नहीं, दहशतगर्दी तो मुझे फैलाना नहीं है कि मैं दहशतगर्दी हूँ। वो मैं इजाजत जी भी नहीं दूंगा। जी जी मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। अगर वो करना होता तो जो मेरे साथ हुआ था मैं इसका जवाब बहुत बेहतर तरीके से दे सकता था। लोगों का भीड़ जमा करता हूँ ताकि लोगों का मदद कर सकूँ। लोगों का भीड़ इसलिए नहीं जमा करना चाहिए ताकि मैं अपना हुकूमत कर सकूँ। फयाज साहब, आपने सारी बातें इनकी सुनी, आपकी भी बातें मैंने सुना, फाइनली इनके सुनने के बाद आप क्या करते हैं? हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और असल में यही तो हो रहा, हक की लड़ाई लड़ने वाले के ऊपर हमला होता है, हमेशा होता है, जहर का प्याला पीना पड़ गया, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हमेशा से ये रहा है। लेकिन हक के राह पर चलने वालों की जीत होती है। और देखिएगा, वो बोलते हैं ना, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इनका कारवां बनेगा और हम लोग दीप एक जलाया है जुल्म के खिलाफ। जुल्म के खिलाफ हम सब लोग हैं, जितने लोग आए हैं जुल्म के खिलाफ ही हैं। ये जुल्म देखे जब आपके चैनल में, तभी हाजिर हुए यहाँ पर। तो इसी तरीके से काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे जुल्म के खिलाफ। कहे ना कि जालिम ज़्यादा नहीं होता, जालिम बहुत कम होते, जालिम की उम्र भी कम होती है। जो आम लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। आम लोग जिस दिन कमर कस लेंगे, ये बोल रहे ना कमर कस लेंगे, तो अगर आम लोग कमर कस लेंगे तो गुंडे बदमाश को भी भागना पड़ेगा। वो जितने बड़े भी हुक्मरान क्यों ना हो, उनको बंकर में जाकर छुपना पड़ेगा, अवाम अगर रास्ते में उतर जाए तो। अब यही वक्त है जुल्म के खिलाफ, ये कमर कस रहे हैं, बाकी लोगों को कमर कस लेना होगा। हम लोग भी कमर कस के इनके साथ तैयार रहेंगे। चलिए, आपने देखा, मैं हमेशा से दूध में कभी पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध को नहीं मिलाया, पानी को अलग कर दिया, दूध को अलग कर दिया। मेरे कहने का मतलब है जो सच्चाई था वो आपके सामने में रखा, इनकी जो बातें थी इनके सामने में रखा। फयाज साहब थे, यासिर रहमान साहब थे, एडवोकेट की टीम थी, और CPM के सारे डेलीगेट्स यहाँ पर सामने में बैठे हुए हैं। सभी लोग इनकी आयादत के लिए आए थे, इंसानियत के नाते से। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी जगह में, ये सिर्फ वार्ड 43 की बात नहीं है, बिल्डरों की इतनी बड़ी टोली है और उनके पास एक गुंडा का सरगना होता है, एक गुंडों की बड़ी टीम होती है। अगर ज़र्रा बराबर भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे ना, तो उसमें पालतू कुत्ते को, पालतू गुंडों को जो है उसकी तरफ छोड़ दिया जाता है। तो बेचारे आम इंसान जो होते वो लड़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इसलिए उसके बच्चे होते, फैमिली होते। तो ऐसी सूरत हाल में जो यहाँ के कमिश्नर साहब है और लॉ एंड ऑर्डर के जो भी हेड है, उनको समझने की ज़रूरत है कि मगरबी बंगाल में या कलकत्ता शहर में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाएगा, आम शहरी की ज़िंदगी अगर महफूज नहीं रहेगी, आम नागरिक की ज़िंदगी अगर तहफ़्फ़ुज़ में नहीं रहेगा, तो ऐसी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो पार्टी का नाम भी बर्बाद होता है, कमिश्नर का नाम भी बदनामी होती है। और मगरबी बंगाल तो हमेशा से भाईचारा और इत्तेफाक इत्तेहाद का शहर रहा है। मगर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जिस तरीक़ा से कौंसलरों के पास एक इलीगल कंस्ट्रक्शन और बिल्डर की टीम है, मेयर साहब बार बार बोलते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बनानी चाहिए। DG बिल्डिंग साहब भी आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस उसको बना दिया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, तोड़ देना है, तो क्या हाईकोर्ट ये बोलता है कि फिर 1-1.5 महीने के बाद वापस जा करके बना लीजिए? तो मुझको ये आज तक समझ में नहीं आया। अगर इलीगल बन रहा है तो टूट क्यों रहा है? अगर टूट जाता है तो फिर वापस बन क्यों जा रहा है? ये एक बड़ा कारोबारी मैटर है, बड़ा छौक सजाया हुआ मैटर है। अगर आम इंसान इसमें भी कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सारे का मान जैसा हादसा हो जाता। मगर फिर मैं इनके हौसले को, इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आज ये बंदा इतना पिटाई खाने के बाद, मार खाने के बाद भी अगर इस पोजीशन में ये बोल रहा है तो वाकई में इनकी हिम्मत की दाद देना चाहिए। वाकई में इनके वालिद साहब शाहीन साहब का भी बहुत बड़ा हाथ रहा होगा हौसले का, कि वाकई में इनको जुल्म के खिलाफ हमेशा से लड़ने के लिए सिखाया होगा। इसलिए कि अभी तो इनकी लड़ाई और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। जिनके साथ इनकी लड़ाई है, जिनके साथ ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई छड़ने वाले, वो काफ़ी हर एतबार से पैसे से मजबूत है, मैन पावर से मजबूत है, पॉलिटिकल मजबूत है, पावर के एतबार से मजबूत है, पुलिस के एतबार से मजबूत है। जैसा सारे कमान साहब ने बताया था, अफ्तार की दावतें हो रही थी, पुलिस दावत खा रही थी। मैंने बताया कि नमक का शरीयत देना पड़ता है, मतलब माल तो सैलरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल देती है मगर काम किसी और का कर रहे थे। पुलिस को गैर जानिबदार होकर के फैसले सुनानी चाहिए, रिपोर्ट लिखनी चाहिए। अगर पुलिस जानिबदार होकर के काम करेगी
आएगी तो समझिए लॉ एंड ऑर्डर चरमराएगा। लॉ एंड ऑर्डर जब चरमराएगा तो मगरबी बंगाल की जो हालत है खराब से खराब तर होते हुए चली जाएगी। सामने में 26 का इलेक्शन है तो सिस्टम को भी चाहिए कि सामने में बेदार हो जाए। अगर आपको किसी को भी लगे इस मैटर में कुछ भी बोलना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आप आज़ाद हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिशान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाज़त। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now